नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की ये कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है मनु के युद्ध एवं युद्ध के प्रति दृष्टिकोण। सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि मनु ने युद्ध का औचित्य क्या बताया है। मनु ने युद्ध के औचित्य को स्वीकार किया है, किंतु उन्होंने राज्य हित के संवर्धन में युद्ध को अनिवार्य एवं एकमात्र आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया। राज्य हित की पूर्ति के लिए अपनाए जा सकने वाले साधनों की तुलनात्मक वरीयता व वांछनीयता के क्रम में मनु ने युद्ध को अंतिम स्थान दिया है। मनुस्मृति के अनेक प्रसंगों में मनु ने शासक को परिस्थितियों के स्वराष्ट्र के प्रति अनुकूल होने की दशा में दूसरे राज्यों पर आक्रमण का परामर्श दिया है। अर्थात मनु का मानना था कि शासक को जब दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से पहले अपने राष्ट्र की परिस्थितियों को भलीभांति देख लेना चाहिए और मनु का मत है कि राजा अपनी सेना आदि को शक्तिशाली एवं शत्रु पक्ष की सेना को इसके विपरीत समझे तो उसे आक्रमण कर देना चाहिए तथा यदि वह शत्रु राज्यों को अमात्यों के विरोध आदि व्यसनों में पड़ा समझे तो भी आक्रमण कर दिया जाना चाहिए। मनु का मानना था, किंतु युद्ध के समय दोनों पक्षों की विजय पराजय अनिश्चित होने के कारण शासक को सामान्यतः युद्ध के त्याग का परामर्श देते हैं। अर्थात मनु का मानना था कि जब एक शासक दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करे तो उसे भली भांति अपनी परिस्थितियों को समझ लेना चाहिए और उसे ये निश्चित हो कि वह इस युद्ध में विजय होगा तो उसे शत्रु पक्ष की सेना पर आक्रमण कर देना चाहिए। किंतु यदि अनिश्चितता है और युद्ध के समय दोनों पक्षों की विजय पराजय अनिश्चित हो तो ऐसे में मनु शासक को युद्ध के त्याग का परामर्श देते हैं। मनु साम दाम एवं भेद तीनों उपायों के विफल हो जाने के पश्चात ही युद्ध को आत्मरक्षार्थ ही अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार मनु ने युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार किया और मनु का मानना था सबसे पहले साम दाम और भेद ये तीन उपायों के माध्यम से शत्रु राष्ट्र के साथ समझौते का प्रयास करना चाहिए और यदि ये तीनों ही उपाय विफल हो जाते हैं तभी शासक को युद्ध का अंतिम विकल्प चुनना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मनु के अनुसार युद्ध के कौन कौन से प्रकार हैं। मनुस्मृति में युद्धों के दो प्रकार स्वीकार किए गए हैं, पहला धर्म युद्ध और दूसरा कूट युद्ध। धर्म युद्ध की संज्ञा उन युद्धों को दी गई है मनु के द्वारा जो शत्रु द्वारा युद्ध हेतु आमंत्रित किए जाने पर समस्त नैतिक नियमों का पालन करते हुए किए जाएं, जैसे सोए व्यक्ति को न मारा जाए, असैनिकों से युद्ध न किया जाए और शरण में आए हुए योद्धा पर प्रहार न किया जाए। अर्थात धर्म युद्ध से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो युद्ध समस्त नैतिक नियमों का पालन करते हुए किया जाए। बहुत से अनैतिक साधन होते हैं जिनका युद्ध में प्रयोग किया जा सकता है, तो मनु कहते हैं कि जब नैतिक नियमों के आधार पर कोई युद्ध किया जाता है तो उसे धर्म युद्ध कहते हैं। जैसे सोए हुए व्यक्ति को न मारा जाए, असैनिकों से युद्ध ना किया जाए, शरण में आए हुए योद्धा पर प्रहार ना किया जाए, इन सभी नैतिक नियमों का पालन करते हुए जब युद्ध किया जाता है तो मनु ऐसे युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा देते हैं। दूसरा है कूट युद्ध। कूट युद्ध जिन युद्धों में युद्ध के नैतिक नियमों की अवहेलना की जाए उन्हें मनु ने कूट युद्ध कहा है। कूट युद्ध में कुछ बातें उन्होंने सम्मिलित की हैं, कुछ क्रियाओं के बारे में मनु ने बताया है। पहला है शत्रु को पीड़ित करने के लिए उसके चारों ओर घेरा डाला जाना या उसके जो घास है, अन्न है, जल है, ईंधन है, इन सबको
नष्ट कर दिया जाना। दूसरा है शत्रु के तड़ाग, नहर, कूप आदि को नष्ट किया जाना। नगर के परकोटों को नष्ट किया जाना। खाई को प्रवेश योग्य बनाने हेतु मिट्टी से भर दिया जाना। व रात्रि में वाद्य यंत्रों की सहायता से शत्रु को भयभीत किया जाना। तीसरा है शत्रु पक्ष के जो सेनापति है एवं मंत्रियों को लालच देकर अपने पक्ष में किया जाना एवं शत्रु के द्वारा किए जा रहे कार्यों का गुप्त ढंग से ज्ञान प्राप्त किया जाना। मनु के अनुसार कुछ युद्ध के नियम भी हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। मनु ने कौन कौन से नियमों को युद्ध के नियमों के अंतर्गत सम्मिलित किया है। मनु ने युद्ध के दौरान भी नैतिक नियमों के पालन पर अत्यधिक बल दिया। मनुस्मृति में प्रतिपादित युद्ध के नियम, पहला है युद्ध में कूट शस्त्रों, विष से बुझाए गए शस्त्रों, अग्नि से प्रज्वलित अग्रभाग वाले शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है शरण में आए हुए शत्रु पर शस्त्र के द्वारा प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है सोए हुए व्यक्ति पर शस्त्र रहित अथवा युद्ध में भाग नहीं ले रहे व्यक्तियों पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति सोया हुआ है या फिर शस्त्रों से रहित है या युद्ध में भाग नहीं ले रहे ऐसे व्यक्तियों पर प्रहार नहीं किए जाने पर मनु ने बल दिया युद्ध के नियमों के अंतर्गत। चौथा है युद्ध में योद्धाओं द्वारा जीता गया धन उन्हीं योद्धाओं को प्रदान कर दिया जाना चाहिए जिन्होंने युद्ध में भाग लिया। पांचवा है राजा द्वारा युद्ध में जीते हुए धन में से प्रत्येक योद्धा को उसके पुरुषार्थ के अनुसार भाग प्रदान किया जाना चाहिए। अर्थात युद्ध के अंतर्गत जिस व्यक्ति का जितना पुरुषार्थ रहा उसी के अनुसार जीते हुए धन का वितरण योद्धाओं के अंतर्गत कर दिया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मनु ने विजित राष्ट्र एवं उसके धन के प्रति विजेता का व्यवहार किस प्रकार का हो उसके बारे में क्या विचार दिए हैं। युद्ध में विजित धन के संबंध में मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि कम मूल्य के द्रव्य युद्ध में जीत कर लाने वाले योद्धाओं को ही दे दिए जाने चाहिए। मनु के अनुसार केवल बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी एवं भूमि ही राजा द्वारा ग्रहण किए जाने चाहिए एवं उनका भी यथा समय सैनिकों के मध्य उनके पुरुषार्थ के अनुसार वितरण कर दिया जाना चाहिए। मनु ने परामर्श दिया है कि विजित राज्य पर अपना शासन स्थायी बनाने के लिए राजा को वहाँ के व्यक्तियों के प्रति उदारता एवं सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए जिससे वे शासन के कार्यों में सहयोग प्रदान करने लगे। मनुस्मृति में इस संदर्भ में विजेता शासक को निर्देश दिए गए हैं कि वह विजय लाभ के उपरांत प्राप्त की गई वस्तुओं का कुछ अंश देवताओं एवं ब्राह्मणों को दान कर दे। वह राज्य में विज्ञापित करे कि युद्ध में जिन व्यक्तियों ने उनके प्रति विरोध का आचरण किया है उन्हें अभयदान प्रदान किया जाता है, अतः वे निर्भय होकर अपने अपने कार्य कर सकते हैं। मनु ने विजित राज्य के प्रशासन हेतु राज्य के प्रमुख व्यक्तियों की इच्छा जानकर पूर्व शासक के वंश के ही किसी व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त करने को उचित माना है तथा विजेता राजा को परामर्श दिया है कि विजित राज्य के साथ कुछ शर्तों का निर्धारण कर ले जिनका विजित राष्ट्र द्वारा पालन किया जाना आवश्यक हो। राजा को यह भी परामर्श दिया गया है कि वह विजित राष्ट्र के निवासियों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। वह नवनियुक्त राजा को रत्न आभूषण देकर सम्मानित करे। परराष्ट्र संबंधों के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में मनुस्मृति में हुआ विवेचन यह स्पष्ट करता है कि मनु परराष्ट्र नीति के विषय में एक आदर्शात्मक एवं संगठित व्यवस्था का प्रतिपादन करते हैं। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।